हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन का भी ये पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब समझेंगे। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका यूनिट याद रखना है और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हेल्प से ही डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीखेंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट, दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो ये दोनों भी देखेंगे और साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बना रहे। यूनिट एंड डायमेंशन सुनने में तो छोटा लगता है पर बड़े बड़े एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। नीट या फिर आईआईटी जेई का मेन और एडवांस, इन सब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से और अच्छे से समझ के पढ़ना। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। व्हाट इज यूनिट? हम लोग दुकान जाते हैं चावल खरीदने के लिए या चीनी खरीदने के लिए या कोई भी वो सामान खरीदने के लिए जिसका मास मेजर करता है दुकानदार, मास मापता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम या 25 किलोग्राम चावल दो या 50 किलोग्राम चीनी दो। तो ये किलोग्राम यूनिट है और सामान का मास मेजर किया है तो मास का यूनिट है ये किलोग्राम। चावल या चीनी का मास मेजर किया जाता है, चावल या चीनी का मास मेजर किया जाता है और मास का यूनिट है किलोग्राम, केजी। हम लोग चावल या चीनी खरीदने जाते हैं तो कभी ये नहीं बोलते कि 15 मीटर चावल दो या 10 मीटर चावल दो, क्योंकि चावल का मास मेजर किया जाता है और मास का यूनिट केजी होता है, मीटर नहीं। और यहीं पे अगर वायर लेने जाएंगे तो वायर का लेंथ मेजर किया जाता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो हम लोग वायर लेने जाएंगे दुकान तो दुकानदार से बोलेंगे कि 15 मीटर या 20 मीटर वायर दो। वायर का लेंथ मेजर करते हैं और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो जिस तरह से मास का यूनिट केजी होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसी तरह से मास और लेंथ की तरह बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है और सभी फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है और उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। यूनिट का मतलब समझ में आया। इसको मिटाते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारा क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा। और क्वांटिटी that can be measured
या कैलकुलेटेड। ऐसा क्वांटिटी जो मापा जा सके, मेजर किया जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम माप सकते हैं, ये पूरा बोर्ड भर सकता है, फिर भी हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। मास मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी गाड़ी का स्पीड मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से फोर्स मापते हैं हम लोग, ये फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी, इंटेंसिटी, इसी तरह से बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम माप सकते हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा। पर कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे माप नहीं सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे लाफिंग, हंसना। कोई ज्यादा हंस दिया और कोई कम हंसा, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि वो 10 केजी हंस दिया और ये 5 केजी हंस दिया। हंसने का यूनिट केजी नहीं होता है, हंसने का कोई यूनिट ही नहीं होता है, इसलिए हंसने को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वर्ड है लाफिंग, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लाफिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से हैप्पीनेस, खुशी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं कितना खुश हूं, आप बता नहीं सकते। अरे खुशी का कोई यूनिट ही नहीं होता है, खुशी को हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ये खुशी फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करके बताएं कि आप कितना खुश हैं। ये हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खुश है। हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से सैडनेस मतलब दुखी, हम कितने दुखी हैं आपको पता नहीं है। अरे दुखी का कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो उसको कैसे पता रहेगा। दुखी फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है जो मेजर करके बता देगा कि आप कितने दुख में हैं। तो सैडनेस भी, दुखी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आएगा। या फिर किसी भी चीज का स्मेल, सेंट, इसको भी हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, माप नहीं सकते कि कितना सेंट आ रहा है। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप, फंडामेंटल क्वांटिटी इसको एफ क्यू से डिनोट कर देते हैं, एफ क्यू। और डिराइव्ड क्वांटिटी इसको डी क्यू से डिनोट कर देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है लेंथ,
मास, टाइम, 1 2 3 फंडामेंटल क्वांटिटी यहां पे दिख रहा है। इसमें 4 और है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आएगा। तो इसका अगर एग्जांपल लिखें तो इसके एग्जांपल में आएगा स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, और भी है, इसमें और भी है, क्योंकि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर ही आएगा। स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, इंटेंसिटी, डेंसिटी, प्रेशर वगैरह सब इस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर ही आएगा। तो अगर इसमें लिखने लगे तो ये बोर्ड भर जाएगा पूरा। ठीक, अब देखते हैं यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है ये लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसी तरह से मास का यूनिट केजी होता है। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगा, तो हम लोग बोलते हैं ना कि 15 सेकेंड या 20 सेकेंड या 25 सेकेंड लगा, तो टाइम का यूनिट सेकेंड। तो जिस तरह से ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट भी किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। Its unit is independent of other unit. और जिस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड करेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से ही डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बनेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट के हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना भी हम लोग सीखेंगे। इट्स यूनिट इज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। ठीक, तो देखिए इस फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं, इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं, और इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं। ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट और इसका डायमेंशन आपको याद रखना है, और इन्हीं सातों के हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे, यहां पे इसका एसआई यूनिट, और यहां पे इसका डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है लेंथ, और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हर जगह चलता है, मीटर। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इस एसआई यूनिट को एमकेएस सिस्टम का यूनिट भी बोल सकते हैं। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है।
एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। तो ये एम के एस सिस्टम का यूनिट है मीटर, इस लेंथ का। और लेंथ का डायमेंशन ये कैपिटल एल, कैपिटल एल। लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी मापते हैं और हाँ किलोमीटर में भी मापते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर और किलोमीटर लेंथ का एसआई सिस्टम का यूनिट नहीं है। एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ओके, अगला फंडामेंटल क्वांटिटी मास। और मास का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है किलोग्राम, केजी। इसको केजी से डिनोट करते हैं। मास को हम लोग ग्राम में भी मेजर करते हैं, पर ये ग्राम मास का एसआई सिस्टम का यूनिट नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में या एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट केजी होता है और इसका डायमेंशन ये कैपिटल एम, कैपिटल एम। अगला फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। टाइम का एसआई सिस्टम में या फिर एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टाइम को हम लोग मिनट में भी मेजर करते हैं और आवर में भी मेजर करते हैं, पर ये मिनट और आवर टाइम का एसआई सिस्टम का यूनिट नहीं है। एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है और इसका डायमेंशन ये कैपिटल टी। अगला फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और केल्विन में भी मापते हैं। पर टेम्परेचर का एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है वो केल्विन होता है, केल्विन। इसको के से डिनोट करेंगे। और डायमेंशन लेंथ, मास और टाइम का होता है एल, एम और टी। टेम्परेचर का अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो ये के यहां पे लिख दो, जो इसका यूनिट है वही यहां पे केल्विन। अगला फिजिकल क्वांटिटी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला। इसको सीडी से डिनोट करेंगे और इसका भी डायमेंशन अलग से कुछ नहीं होता है। अगर इस डायमेंशन में लिखना चाहो तो ये सीडी ही यहां पे लिख सकते हैं। अगला फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई सिस्टम में यूनिट है एम्पियर। इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसका भी अलग से कोई डायमेंशन नहीं होता है, लिखना चाहो तो यही ए यहां पे लिख देंगे। अगला फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका एसआई यूनिट होता है मोल। इसे MOL से डिनोट करेंगे। इसका भी अलग से कोई डायमेंशन नहीं होता है, अगर लिखना चाहो तो यही MOL। डायमेंशन लेंथ, मास और टाइम का होता है L, M और T। बाकी इन चार फंडामेंटल क्वांटिटी का अलग से कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो यूनिट है वही यहां पे डायमेंशन की जगह पे भी लिख सकते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का ये एसआई सिस्टम का यूनिट और इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का ये डायमेंशन इसी तरह से आपको याद कर लेना है
और इसी सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से अब डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखते हैं। आ जाओ। अभी अभी हम लोग देखे हैं लेंथ का यूनिट मीटर होता है और डायमेंशन कैपिटल एल, मास का यूनिट केजी होता है और डायमेंशन कैपिटल एम, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है और डायमेंशन कैपिटल टी। ये तीनों याद रखना है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी तो बहुत सारा है, जिसमें से 8 से 10 डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन के हेल्प से अभी लिखना सीखेंगे। प्रोसेस को देखते रहना। पहला डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं स्पीड। स्पीड का यूनिट और डायमेंशन लिखना है। तो स्पीड का यूनिट और डायमेंशन तो नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपको पता होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस लेंथ है और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पे देखो ये स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। तो यहां पे हम इसे स्पीड का यूनिट लिख सकते हैं डिस्टेंस का यूनिट और बट्टा टाइम का यूनिट। डिस्टेंस लेंथ है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और बट्टा टाइम का यूनिट सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड ये है स्पीड का यूनिट। अब इसका डायमेंशन तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। तो कैपिटल एल बटा कैपिटल टी, कैपिटल एल बटा कैपिटल टी। स्पीड के यूनिट को देख के भी हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। मीटर के सामने कैपिटल एल तो मीटर के जगह पे कैपिटल एल, और सेकंड के सामने कैपिटल टी तो सेकंड के जगह पे कैपिटल टी। तो एल बाई टी ये है स्पीड का डायमेंशन। इस टी को अगर नीचे से ऊपर में लिखेंगे तो टी का पावर नीचे में +1 है, इसको ऊपर करेंगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा। तो एल पहले से ऊपर में है और टी को नीचे से ऊपर करेंगे तो टी का पावर -1। तो बुक में इस तरह से डायमेंशन लिखा रहता है। स्पीड की तरह एक क्वांटिटी है वेलोसिटी। और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और टाइम तो टाइम ही है, तो लेंथ बाय टाइम, तो ऐसा ही आ गया लेंथ बाय टाइम। तो इस वेलोसिटी का भी यूनिट और डायमेंशन यही होगा, मीटर प्रति सेकेंड और LT -1। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से इस स्पीड का यूनिट और डायमेंशन हम लोग निकाल लिए। अब एक्सीलरेशन का यूनिट और डायमेंशन निकालो। एक्सीलरेशन का यूनिट और डायमेंशन आपको पता होगा कि एक्सीलरेशन इक्वल टू v - u बाई टी। ये u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचने में जो टाइम लगा है वो टाइम है ये t। तो इस एक्सीलरेशन का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। अब देखो, अगर हम आपसे पूछें कि 5 kg प्लस 3 kg बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 8 kg। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। यहीं पे पूछें 5 kg माइनस 3 kg बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 5 - 3 2 kg। ओके, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर यहीं पे पूछें 5 kg प्लस 3 मीटर बराबर कितना, या फिर 5 kg माइनस 3 मीटर बराबर कितना, 5 kg प्लस 3 मीटर, 5 kg चावल में 3 मीटर वायर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? केजी में वायर जुड़ेगा ही नहीं, और 5 kg में से 3 मीटर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो केजी में से मीटर घटेगा भी नहीं। इसका मतलब ये दोनों इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसका मतलब सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ही ऐड होगा, और ऐड करने से जो मिलेगा उसका यूनिट भी सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। और सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ही एक दूसरे में से सबट्रैक्ट होगा, और सेम यूनिट वाला एक दूसरे में से सबट्रैक्ट होके जो मिलेगा उसका यूनिट भी सेम ही होगा, सेम ही होगा। और डिफरेंट यूनिट वाला क्वांटिटी न जुड़ेगा और न एक दूसरे में से घटेगा। इसका मतलब दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, या फिर एक दूसरे में से सबट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, तो इन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा, और इन दोनों को जुड़ने या घटने से जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो इन दोनों का यूनिट है। ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते हैं। मान लो कि ए में बी जुड़ रहा है या ए में से बी घट रहा है, तो ए और बी का यूनिट सेम होगा, और इन दोनों को जुड़ने या घटने से जो क्वांटिटी मिलेगा, मान लेते हैं सी मिला, तो सी का यूनिट भी वही होगा जो ए और बी का यूनिट है। यहां पे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए बराबर होगा यूनिट ऑफ बी के, और ये भी बराबर होगा यूनिट ऑफ सी। इन तीनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, यहां पे ठीक से यहां पे ए बी और सी बराबर नहीं लिखा है। ये 5, 3 और 8 थोड़ी बराबर है। 5 का यूनिट, 3 का यूनिट और 8 का यूनिट सेम है, केजी केजी केजी। तो यही बात है यहां पे लिखा है कि ए का यूनिट, बी का यूनिट और सी का यूनिट सेम है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे आगे आगे। तो अभी यहां पे देखो, ये v वेलोसिटी है और ये u भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन अभी अभी हम लोग देखे हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड, तो इस v का यूनिट मीटर बाय सेकेंड, इस u का यूनिट भी मीटर बाय सेकेंड, तो इस v में से u को घटाने से जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी मीटर बाय सेकेंड। कहने का मतलब v माइनस u का जो यूनिट होगा ये होगा मीटर बाय सेकेंड, और बट्टा में ये टाइम है और टाइम का यूनिट फिर से सेकेंड, तो एक्सीलरेशन का यूनिट मिलेगा मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन का यूनिट। अब यूनिट को देख के एक्सीलरेशन का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। मीटर के सामने कैपिटल एल और सेकेंड के सामने कैपिटल टी है। सेकेंड पे स्क्वायर है तो नीचे में कैपिटल टी पे स्क्वायर आ जाएगा, तो एल बाय कैपिटल टी पे स्क्वायर, और टी स्क्वायर को नीचे से ऊपर करेंगे तो एल और टी का पावर -2 हो जाएगा। ये है एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो ध्यान रखना, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन एल टी -2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। इसको अभी मिटा रहे हैं, इसको ध्यान रखना, इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा?
तो फोर्स का यूनिट और डायमेंशन नहीं पता, पर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। F बराबर ma, F बराबर ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये m मास है और ये a एक्सीलरेशन है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का यूनिट केजी। तो मास के जगह पे लिखेंगे केजी और एक्सीलरेशन के जगह पे मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये है फोर्स का यूनिट, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसका एक दूसरा नेम भी है, न्यूटन। ये साइंटिस्ट महोदय का नेम है, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो फोर्स का यूनिट अगर कोई पूछेगा तो केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, या फिर सिंपली न्यूटन बोल देंगे। न्यूटन का मतलब यही होता है, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब इस फोर्स का डायमेंशन लिखो, तो केजी, केजी के सामने है कैपिटल M, तो कैपिटल M। मीटर, मीटर के सामने कैपिटल L, तो कैपिटल L। और सेकेंड, सेकेंड के सामने कैपिटल T, तो बाय में कैपिटल T, और सेकेंड पे स्क्वायर है तो कैपिटल T पे स्क्वायर। अब इस T स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा ML_T-2। ये है फोर्स का डायमेंशन। यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, तो फोर्स का डायमेंशन हम फोर्स के इस यूनिट को देख के लिखे हैं, इस न्यूटन को देख के ये फोर्स का डायमेंशन नहीं लिखे हैं। तो फोर्स का यूनिट अगर किसी को ये न्यूटन याद है और ये याद ही नहीं है कि ये न्यूटन किस चिड़िया का नेम है, तो फिर वो आदमी फोर्स का डायमेंशन नहीं लिख पाएगा, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन लिखने के लिए फोर्स का ये यूनिट याद होना चाहिए, या फिर फॉर्मूला से निकाल लेंगे ये यूनिट। ठीक, तो फोर्स का यूनिट और डायमेंशन। अब एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², जहां पे m मास है और v स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इस काइनेटिक एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन लिखना है। यहां पे ये m मास है और मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट केजी होता है, और v स्पीड है, और अभी अभी हम लोग स्पीड का यूनिट देखे हैं मीटर बाय सेकेंड होता है, और ये 1/2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर है। तो यूनिट या डायमेंशन में इस कांस्टेंट नंबर का कोई रोल नहीं होता है। तो एनर्जी का यूनिट लिखा जाएगा मास का यूनिट इनटू स्पीड के यूनिट पे स्क्वायर। तो मास का यूनिट केजी और स्पीड का यूनिट मीटर बाय सेकेंड और इस पे स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट मिला केजी मीटर स्क्वायर और बाय सेकेंड स्क्वायर। इस एनर्जी के यूनिट का एक दूसरा नेम भी है, जूल। इसको जे से डिनोट करेंगे। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या इलास्टिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, किसी भी टाइप के एनर्जी का यूनिट यही होगा, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और इसका दूसरा नेम है जूल। तो कोई भी अगर एनर्जी का यूनिट पूछेगा तो बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल। अब इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन हम इस यूनिट को देख के लिखेंगे, केजी के सामने कैपिटल M, मीटर के सामने कैपिटल L, और इस मीटर पे स्क्वायर है तो इस कैपिटल L पे स्क्वायर, और नीचे में है सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड मतलब टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, तो बाय कैपिटल T और इस पे स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को नीचे से ऊपर करेंगे तो t का पावर -2 हो जाएगा। तो ml2
T⁻²। ये तो एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या इलास्टिक एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट यही होगा kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसका दूसरा नेम है जूल, और एनर्जी का डायमेंशन mL/T-2। आप यहाँ पे फिर से एक बात नोटिस करें तो एनर्जी का ये डायमेंशन हम इस यूनिट को देख के लिखे हैं। अगर किसी आदमी को एनर्जी का यूनिट पता है जूल, लेकिन ये जूल किस चिड़िया का नेम है ये अगर नहीं पता तो फिर वो आदमी एनर्जी का डायमेंशन नहीं लिख पाएगा। तो ध्यान रखना एनर्जी का यूनिट ये जूल है, पर जूल जिस चिड़िया का नेम है ये चिड़िया भी पता होना चाहिए, तभी हम इसका डायमेंशन लिख पाएंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है। तो अब एरिया और वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। एरिया और वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन। ये मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है L और विड्थ है B। इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, और इस विड्थ को भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, क्योंकि ये विड्थ भी एक तरह का लेंथ ही तो है, लंबाई गुने चौड़ाई, मीटर गुने मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का यूनिट। और एरिया का अगर डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन मीटर का स्क्वायर, तो मीटर के सामने है कैपिटल L, तो कैपिटल L का पावर 2, ये है एरिया का डायमेंशन। इसी तरह से वॉल्यूम का, ये मान लो एक सिलेंडर है, और इसका बॉटम वाला ये एरिया है A, और इस सिलेंडर का हाइट है H। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू लिखा जाएगा बॉटम वाला एरिया इंटू हाइट। तो इस वॉल्यूम का यूनिट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये हाइट है, तो इस हाइट को भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं कि ये हाइट इतना मीटर है या इतना मीटर है। तो हाइट का यूनिट भी मीटर होगा, क्योंकि हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है, लंबाई ही है। तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और इंटू हाइट का यूनिट भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होगा इस वॉल्यूम का यूनिट। अगर इसका डायमेंशन लिखें तो कैपिटल L का पावर 3, ये है वॉल्यूम का डायमेंशन। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन। ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसका ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट है। तो क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये लेंथ विड्थ और हाइट तीनों लंबाई ही है, तीनों को मीटर में ही मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम का यूनिट मिला मीटर क्यूब, और डायमेंशन लिखे तो वही कैपिटल L का पावर 3। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। ठीक, तो एरिया और वॉल्यूम का यूनिट और डायमेंशन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट बट्टा वॉल्यूम का यूनिट। तो मास का यूनिट केजी और बट्टा वॉल्यूम का यूनिट अभी अभी देखे हैं मीटर क्यूब।
तो केजी बाय मीटर क्यूब। और डेंसिटी का डायमेंशन, तो इस यूनिट को देख के डायमेंशन लिखो, केजी के सामने कैपिटल एम और बट्टा मीटर के सामने कैपिटल एल, तो एल का पावर 3, तो एल का पावर 3 नीचे से ऊपर आएगा तो एल का पावर -3। तो ये है डेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर का यूनिट और डायमेंशन देखो। प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का यूनिट और डायमेंशन लिखें। फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, अभी अभी हम लोग देखे हैं। फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और बट्टा में है एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो बट्टा में मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका यूनिट लिखा जाएगा केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये है प्रेशर का यूनिट। इस प्रेशर के यूनिट का एक दूसरा नेम है पास्कल। प्रेशर का डायमेंशन लिखो, तो इस प्रेशर का डायमेंशन हम इसको देख के लिखेंगे, इसको नहीं। तो प्रेशर का यूनिट याद रखना पास्कल, लेकिन ये पास्कल किस चीज का नेम है ये चीज भी याद होना चाहिए, तभी हम प्रेशर का डायमेंशन लिख पाएंगे। क्योंकि प्रेशर का डायमेंशन हम इसको देख के लिखेंगे, उसको नहीं। केजी के सामने कैपिटल एम बट्टा मीटर के सामने कैपिटल एल और सेकंड के सामने कैपिटल टी, और सेकंड पे स्क्वायर है तो कैपिटल टी पे स्क्वायर। अब एल और टी स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाओ, तो एम तो पहले से ऊपर में है, नीचे में है एल का पावर +1, ऊपर ले जाएंगे तो एल का पावर -1, नीचे में है टी का पावर +2, ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -2, तो एम एल -1 टी -2, ये है प्रेशर का डायमेंशन। तो प्रेशर का यूनिट और डायमेंशन ध्यान रखना, या फिर प्रोसेस ध्यान रखना। डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन याद रहे तो अच्छी बात है, और ना याद रहे तो प्रोसेस ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट और डायमेंशन देखो। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मान लो एक वायर है और इस वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है। इस क्रॉस सेक्शन को टी टाइम में क्यू चार्ज क्रॉस किया, तो इस वायर में चलने वाला करंट, ये करंट इक्वल टू चार्ज अब बाय ये टाइम टी, तो ये है करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो यहां से चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम होगा, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। तो अब यहां से इस चार्ज का यूनिट लिख सकते हैं। ये करंट फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ये टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट लिखा जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और सेकेंड को स्मॉल एस से। तो ये है चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड। इसका एक दूसरा नेम भी है, इसका दूसरा नेम है कूलम, इसको सी से डिनोट करते हैं। अब इस चार्ज का डायमेंशन लिखो, चार्ज का डायमेंशन, तो डायमेंशन लिखेंगे इस यूनिट को देख के, इस कूलम को देख के डायमेंशन नहीं लिखा जाएगा। तो एम्पियर, एम्पियर का डायमेंशन ए ही लिखेंगे। और ये सेकेंड है टाइम का यूनिट, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, तो कैपिटल टी। तो ए टी ये है चार्ज का डायमेंशन।
तो चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड और डायमेंशन AT, ठीक है, ओके। अब दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के फॉर्मूला में जो K है, उस K का यूनिट और डायमेंशन निकालो। ये मान लो एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है R। तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, इस फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। इस K को कूलम्ब कांस्टेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे ये F फोर्स है, Q1 Q2 चार्ज है और ये R इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, मतलब लेंथ है। यहां से ये K बराबर F इंटू R का स्क्वायर और ये Q1 Q2 इसके डिवाइड में आएगा। तो यहां से इस K का यूनिट लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट अभी अभी देखे हैं kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। और ये R लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर और इस पे स्क्वायर है तो इस मीटर पे स्क्वायर। और फिर डिवाइड में Q1 Q2, तो Q1 चार्ज है और चार्ज का यूनिट अभी अभी देखे हैं हम लोग एम्पियर सेकेंड, तो इस Q1 के जगह पे एम्पियर सेकेंड और इनटू इस Q2 के जगह पे भी एम्पियर सेकेंड। तो इस K का यूनिट मिलेगा kg और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर का पावर 3 और डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू सेकेंड का पावर 2, तो सेकेंड का पावर 4 हो जाएगा, सेकेंड का पावर 4 और एम्पियर इंटू एम्पियर, तो एम्पियर का स्क्वायर। ये यहां से हम इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। kg के सामने कैपिटल M, मास का डायमेंशन कैपिटल M, और ये मीटर है तो मीटर के सामने कैपिटल L, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L और इसका पावर है 3, तो L का पावर 3। और ये एम्पियर का पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो एम्पियर का पावर -2। और ये सेकेंड है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -4 हो जाएगा, T का पावर -4। तो ये है इस K का डायमेंशन। तो इस K का यूनिट और डायमेंशन मिल गया। अब यहीं पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये K बराबर 1/4πε0 होता है। K बराबर 1/4πε0। यहाँ पे ये 4π डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर है, इसका यूनिट और डायमेंशन में कोई रोल नहीं है। ये ε0 फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ये हम लोग 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस फ्री स्पेस के परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ε0 इक्वल टू 1/4π और ये K यहाँ पे आ जाएगा K। यहाँ से इस ε0 का यूनिट लिख सकते हैं 1/, इस 4π का तो कोई यूनिट नहीं होगा और इस K का यूनिट अभी अभी हम लोग निकाले हैं kg मीटर का पावर 3 बाय एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड का पावर 4, kg मीटर का पावर 3 और डिवाइडेड बाय एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड का पावर 4। तो इस डिवाइडेड बाय को यहां पे ऊपर में लिख देते हैं, एम्पियर का स्क्वायर और सेकेंड का पावर 4। तो ये मिला ε0 का यूनिट। इस यूनिट को देख के ε0 का डायमेंशन भी लिख सकते हैं, एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड का पावर 4 और ये kg नीचे में है और kg मास का यूनिट है तो इसका डायमेंशन कैपिटल M, तो इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कैपिटल M का पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह से इस मीटर
का डायमेंशन कैपिटल एल, तो मीटर क्यूब को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कैपिटल एल का पावर -3 हो जाएगा। तो ये है एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन। यहां पे आप एक चीज नोटिस करें, इस के यूनिट और डायमेंशन को अगर रेसिप्रोकल कर दें, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो इस एप्सिलॉन नोट का यूनिट और डायमेंशन मिलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नोट और के में रिलेशन ही उल्टा है। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, आपके लिए एक टास्क है जो आपको खुद से करना है। ये मान लो एक मास है m1 और ये एक मास है m2, इन दोनों मास के बीच का सेपरेशन है r। इन दोनों मास के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला है, ये है F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये F फोर्स है, m1 m2 मास है और ये r इन दोनों मास के बीच का सेपरेशन है, मतलब लेंथ है। तो इस फॉर्मूला से इस G का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस G का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? क्वेश्चन है फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ये आपके लिए टास्क है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, अलग टाइप का भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि 2 क्वांटिटी अगर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, या फिर एक दूसरे में से घट रहा है, तो उन दोनों का यूनिट सेम होगा, और उन दोनों को जुड़ने या घटने से जो क्वांटिटी मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो इन दोनों का यूनिट है। अगर A और B एक दूसरे में जुड़ रहा है या एक दूसरे में से घट रहा है, तो इन दोनों का यूनिट सेम होगा, और इन दोनों को जुड़ने या घटने से जो मिलेगा इसका यूनिट भी इन्हीं दोनों के यूनिट के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ A बराबर यूनिट ऑफ B बराबर यूनिट ऑफ C। A का यूनिट, B का यूनिट और C का यूनिट बराबर होगा, सेम होगा। तो इस पे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B बराबर RT। यहां पे ये P प्रेशर है, ये V वॉल्यूम है, और ये T टेम्परेचर है। प्रेशर का यूनिट अभी अभी हम लोग देखे हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटा, और प्रेशर का यूनिट केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर का यूनिट एसआई सिस्टम में केल्विन होता है, इसको के से डिनोट करते हैं। तो यहां पे इसमें क्वेश्चन है फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड R। A, B और R का यूनिट और डायमेंशन निकालना है, तो करें, निकालें। तो यहां पे देखो P और A बाई V स्क्वायर एक दूसरे में जुड़ रहा है, इसका मतलब जब 2 क्वांटिटी एक दूसरे में जुड़ रहा है तो इन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए।
तो इसका मतलब प्रेशर का यूनिट और A बाई वी स्क्वायर का यूनिट बराबर होगा, और प्रेशर का यूनिट kg बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, और A बाई वी स्क्वायर का यूनिट, तो A का यूनिट नहीं पता और V वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और वॉल्यूम पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर। तो ये है प्रेशर का यूनिट और ये है A बाई वी स्क्वायर का यूनिट, और ये दोनों एक दूसरे में जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों का यूनिट बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर A बाय मीटर का पावर 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, यहाँ पे मीटर का पावर 5 बच जाएगा, तो यहाँ से A इक्वल टू ये मीटर का पावर 5 यहाँ पे kg के साथ गुना में आएगा, तो kg मीटर का पावर 5 बाय ये सेकेंड स्क्वायर, तो ये है A का यूनिट। तो यहाँ पे लिखें A का यूनिट, A का यूनिट मिला kg मीटर का पावर 5 बाई सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर का पावर 5 बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इस यूनिट को देख के A का डायमेंशन kg, ये मास का यूनिट है, तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, ये मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, इसका पावर 5, और ये सेकेंड टाइम का यूनिट है, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, और सेकेंड स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कैपिटल T का पावर -2 हो जाएगा। ये है A का डायमेंशन। इसी तरह से यहाँ पे देखो V और B एक दूसरे में से घट रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब V का यूनिट और B का यूनिट सेम होगा, बराबर होगा, तो B का यूनिट वही होगा जो इस V का यूनिट होगा, तो V वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो B का यूनिट भी मीटर क्यूब, B का यूनिट मीटर क्यूब, और डायमेंशन L का पावर 3। ठीक, अब इस R का यूनिट और डायमेंशन निकालना है, इसको मिटाएं। यहां पे देखो प्रेशर का यूनिट और A बाई वी स्क्वायर का यूनिट सेम होगा तभी ऐड हो रहा है, और इन दोनों को जुड़ने से जो मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो इस प्रेशर का यूनिट है, इसका मतलब P प्लस A बाई वी स्क्वायर का यूनिट वही होगा जो इस प्रेशर का यूनिट है, तो इसका यूनिट kg बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, इनटू इस V माइनस B का यूनिट वही होगा जो V का यूनिट है, अरे जो यूनिट V का होगा वही यूनिट B का होगा, और V में से B को घटाने से जो मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा जो इस V का यूनिट होगा, इसका मतलब V माइनस B का यूनिट मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब, और बराबर इस R का यूनिट नहीं पता, और T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। अब यहाँ पे देखो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे मीटर का पावर 2 बचेगा, तो यहाँ से ये R का यूनिट kg मीटर का स्क्वायर, kg मीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, और ये केल्विन यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो केल्विन, तो ये मिला इस R का यूनिट। तो इस R के यूनिट को देख के हम इस R का डायमेंशन भी लिख सकते हैं, kg का कैपिटल M, मीटर का कैपिटल L, और इसका स्क्वायर है तो इसमें पावर 2, और नीचे में है सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है, तो सेकेंड स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कैपिटल T का पावर -2 होगा, और केल्विन नीचे से ऊपर जाएगा तो केल्विन का पावर -1। ये मिला इस R का डायमेंशन। तो इसको देखें ध्यान से और प्रोसेस को समझें, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है P बराबर
80/b माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे ये P प्रेशर है, P प्रेशर है, और प्रेशर का यूनिट अभी अभी हम लोग देखे हैं kg/मीटर/सेकेंड स्क्वायर, kg/मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये T टाइम है और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये x लेंथ है और लेंथ का यूनिट मीटर। तो यहां पे क्वेश्चन है फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो यहां पे देखिए बी का यूनिट और डायमेंशन हम सीधे यहां से लिख सकते हैं इतना को ही देख के, क्योंकि यहां पे बी में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक क्वांटिटी में से दूसरा क्वांटिटी तभी घट सकता है जब दोनों का यूनिट सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे b का यूनिट वही होगा जो एक्स स्क्वायर का यूनिट होगा, और x लेंथ है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो x का यूनिट मीटर, तो एक्स स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इस b का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट दिख रहा है तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन कैपिटल L का पावर 2। अब इस a का यूनिट, तो यहां पे देखो इस इक्वालिटी के दोनों साइड का यूनिट बराबर होगा। इक्वालिटी के दोनों साइड का यूनिट बराबर होगा ना, जो क्वांटिटी उस तरफ है वही क्वांटिटी इस तरफ भी होना चाहिए, तभी तो बीच में इक्वालिटी है। तो प्रेशर का यूनिट kg/मीटर/सेकेंड स्क्वायर, यहां पे लिखे हैं, कहां पे, यहां पे लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट kg/मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और इस साइड है ए का यूनिट नहीं पता, पर टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड, और बाय बी माइनस एक्स स्क्वायर, बी माइनस एक्स स्क्वायर का यूनिट। तो जो यूनिट बी का होगा वही यूनिट एक्स स्क्वायर का होगा, और वही यूनिट बी माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। तो बी का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो बी माइनस एक्स स्क्वायर का यूनिट भी मीटर स्क्वायर ही होगा। तो बाई में मीटर स्क्वायर, और ये दोनों यूनिट बराबर होगा। इक्वालिटी के उस साइड जो यूनिट वही यूनिट इक्वालिटी के इस साइड। तो यहां से ए का यूनिट मिलेगा, 1 मीटर से 1 मीटर यहां पे कट जाएगा, और ए बराबर, या फिर ए का यूनिट केजी, और ये मीटर यहां पे गुना में आएगा तो केजी मीटर, और बाय ये सेकेंड स्क्वायर पहले से है, ये सेकेंड भी यहां पे गुना में आएगा तो सेकेंड का पावर 3। ये है ए का यूनिट। यहां से हम इस यूनिट को देख के ए का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। केजी मास का यूनिट है तो इसका डायमेंशन कैपिटल है, ये मीटर लेंथ का यूनिट है तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल है, ये सेकेंड टाइम का यूनिट है और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। तो सेकेंड क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3। ये मिला ए का डायमेंशन, इस ए का डायमेंशन। तो इस तरह से हम लोग ये वाला रूल लगा के इस तरह के इक्वेशन से किसी भी अननोन क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है प्लेन एंगल। इसको थीटा से डिनोट करेंगे ऐसे। हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री या 60 डिग्री
या 30 डिग्री, ये सब प्लेन एंगल ही है। ये सभी एंगल इस बोर्ड के प्लेन पे है और प्लेन एंगल का यूनिट डिग्री नहीं होता है। प्लेन एंगल का एसआई सिस्टम में यूनिट रेडियन होता है। प्लेन एंगल का यूनिट एसआई सिस्टम में रेडियन होता है। तो फिर इस रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होना चाहिए ताकि हम 45 डिग्री को या फिर 60 डिग्री को या फिर 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सके। तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो फिर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो फिर थीटा डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। ये है डिग्री और रेडियन में रिलेशन। इस रिलेशन के हेल्प से हम किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको करके भी देखेंगे। वन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये तो यहां पे लिखा है। अब 30 डिग्री बराबर, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यही 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो ये कट के जो भी आएगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 डिग्री बराबर पाई बाय 180, पाई बाय 180 इंटू इस थीटा के जगह पे 30, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 0 से 0 कटेगा और 3 से ये 18 कटेगा 6, तो ये पाई बाय 6 आया बराबर पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरह से 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 60 डिग्री बराबर इस थीटा के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे तो पाई बाय 180 इंटू 60, 0 से 0 कटा और 6 से ये 18 कटेगा 3, तो ये मिला पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। इसी तरह से 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा के जगह पे 90, तो पाई बाय 180 इंटू 90, तो 90 से ये 180 सीधे कट जाएगा 2 से, तो ये मिला पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। इसी तरह से 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा के जगह पे 360, 0 से 0 कटा, 18 से ये 36 कटेगा 2, तो ये मिला 2 इंटू पाई, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यह फॉर्मूला ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन एंगल का डायमेंशन देखते हैं। ये मान लो एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है और रेडियस है r। तो अगर इसके सेंटर पे पूरा 360 डिग्री का एंगल घूम जाएंगे तो इस पेरीमीटर का ये पूरा लंबाई 2 पाई r होता है। 360 डिग्री के लिए पेरीमीटर का लंबाई 2 पाई r। लेकिन अगर सेंटर पे अगर हम थोड़ा ही एंगल घूमेंगे, थीटा एंगल ही घूमेंगे, तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा, इस आर्क का लंबाई कितना होगा। इस आर्क का लेंथ मान लेते हैं L है।
तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बटा 360, तो थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा। अब अभी हम लोग देखे हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। अभी हम लोग देखे हैं 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो इस 360 के जगह पे हम 2 पाई रेडियन रख सकते हैं, 2 पाई। तो अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया और सेंटर पे थीटा एंगल घूमने से इस आर्क का लंबाई, इस आर्क का लेंथ, ये L बराबर R इंटू थीटा आया, R इंटू थीटा। ये L बराबर R इंटू थीटा। यहां पे ये थीटा डिग्री में नहीं रेडियन में पुट करना है, थीटा पुट इन रेडियन। ठीक, तो अब इसको देखो, यहां से थीटा इक्वल टू L और ये R डिवाइड में आएगा, तो थीटा इक्वल टू L बाय R। यहां पे लिखें, यहां पे थीटा इक्वल टू L बाय R। ये L इस आर्क का लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल L, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, और बाय ये R रेडियस है, ये R रेडियस है, तो रेडियस भी लेंथ है, रेडियस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशन भी कैपिटल L ही होगा, रेडियस का डायमेंशन कैपिटल L। तो यहाँ पे डायमेंशन से डायमेंशन कट गया और ये प्लेन एंगल डायमेंशन लेस हो गया। तो ध्यान रखना, प्लेन एंगल का यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन प्लेन एंगल में डायमेंशन नहीं होता है, प्लेन एंगल डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट देखते हैं, सॉलिड एंगल। दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है सॉलिड एंगल। इसको उल्टा W से ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। सॉलिड एंगल का SI सिस्टम में यूनिट होता है एस्टेरेडियन। आप लोग ये वाला शेप देखे होंगे, ऐसा शेप देखे हैं, ये 3D फिगर है, ये ऐसा शेप है, ऐसा जोकर का जो टोपी होता है ऐसा शेप है। ऐसा। तो यहां पे देखो, यहां पे एक सरफेस है, इसका एरिया मान लेते हैं A, और इस पॉइंट से इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं, इस पॉइंट से इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ये लेंथ R है। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, तो 3D में यहां पे ऐसे 3D में एक एंगल बना, एक घुमा के 3 डायमेंशनल एंगल बना, यहां पे घुमा के, इसी एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये सॉलिड एंगल इक्वल टू इस पॉइंट से ऊपर देखने पे इस सरफेस का जो भी एरिया दिख गया वो वाला एरिया, और डिवाइडेड बाय इस सरफेस पर यहां से जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लेंथ होना चाहिए ये R, बाय में उसी R का स्क्वायर।
ये है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। जैसे यहां पे एक सरफेस है, इसका एरिया है मान लो 12 मीटर स्क्वायर, और इस पॉइंट से इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लेंथ है 2 मीटर। तो यहां पे सॉलिड एंगल कितना होगा? तो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया बाय आर स्क्वायर। तो यहां से ऊपर देखने पे इस सरफेस का एरिया 12 मीटर स्क्वायर, और बाय इस सरफेस पे यहां से ये परपेंडिकुलर लेंथ 2 मीटर है, तो आर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 से ये 12 कटा, 3 मिला, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू 3 मिला। और ये 3 क्या? केजी, मीटर, रेडियन या स्टेरेडियन? स्टेरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, तो 3 स्टेरेडियन। ठीक, अब देखो एक हेमीस्फीयर लेते हैं, आधा गोला, आधा गोला, इसका रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होगा? तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया बाय आर स्क्वायर। तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे स्फेयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हेमीस्फीयर है, आधा गोला, और रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पे सॉलिड एंगल इक्वल टू ये सरफेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इस सरफेस पे इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लेंथ है उस लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पे देखो इस सेंटर से इस सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर लेंथ इस रेडियस के बराबर ही होगा, तो यहां पे नीचे में रेडियस का स्क्वायर, तो यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर ये 2 पाई मिला, 2 पाई स्टेरेडियन। अब यहीं पे इस हेमीस्फीयर के सेंटर पे ये प्लेन एंगल कितना होगा? तो किसी भी एक लाइन के एक साइड का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हेमीस्फीयर के सेंटर पे प्लेन एंगल पाई रेडियन। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना कि हेमीस्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल 2 पाई स्टेरेडियन और प्लेन एंगल पाई रेडियन। यहीं पे ये हेमीस्फीयर अगर पूरा होता, फुल स्फीयर होता, तो सेंटर पे सॉलिड एंगल के लिए एरिया बाय आर स्क्वायर, तो एरिया के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर और बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और 4 पाई बच जाएगा। तो फुल स्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन और प्लेन एंगल पाई प्लस पाई 2 पाई रेडियन। तो फुल स्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन और प्लेन एंगल 2 पाई स्टेरेडियन। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब इस सॉलिड एंगल का डायमेंशन देखो, सॉलिड एंगल का डायमेंशन देखो। ये एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन कैपिटल एल का पावर 2, डायमेंशन कैपिटल एल का पावर 2 डिवाइडेड बाय ये आर रेडियस है, मतलब लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, और इस आर पे स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का डायमेंशन कैपिटल एल पे स्क्वायर। तो यहां पे देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, डायमेंशन से डायमेंशन कट गया, और ये सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो ध्यान रखना, प्लेन एंगल की तरह ही सॉलिड एंगल में भी यूनिट तो होता है स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस होता है।
ओके, इतनी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दो तीन छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो बताइए मोमेंटम का यूनिट। तो इसका यूनिट होगा, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड। इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो कैपिटल एम, कैपिटल एल और नीचे से सेकेंड ऊपर जाएगा तो कैपिटल टी का पावर -1, एम एल टी का पावर -1। अब इंपल्स देखो, इंपल्स, इंपल्स को आई से डिनोट करेंगे और इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये भी मोमेंटम और ये भी मोमेंटम, मोमेंटम में से मोमेंटम को घटाएंगे तो मोमेंटम ही मिलेगा। तो मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड, तो इसका यूनिट भी केजी मीटर बाय सेकेंड, और केजी मीटर बाय सेकेंड में से केजी मीटर बाय सेकेंड को घटाएंगे तो इंपल्स का यूनिट भी केजी मीटर बाय सेकेंड ही मिलेगा, और इसका डायमेंशन भी यही मिलेगा, कैपिटल एम, कैपिटल एल और टी का पावर -1। तो यहां पे देखो मोमेंटम और इंपल्स का यूनिट और डायमेंशन मैच कर रहा है। तो मोमेंटम और इंपल्स सेम यूनिट और सेम डायमेंशन रखता है। अब एनर्जी, वर्क और टॉर्क का यूनिट और डायमेंशन देखो। ये वर्ड आपके लिए नया होगा, हो सकता है मोमेंटम, टॉर्क, वर्क ये सब आगे आएगा, लेकिन इस फॉर्मूला में, टॉर्क के फॉर्मूला में या वर्क के फॉर्मूला में कौन क्वांटिटी क्या है ये अगर हम बोल देंगे तो आप उसका यूनिट और डायमेंशन तो लिख ही सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी, तो हम लोग किसी भी एनर्जी का यूनिट देखे थे, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट देखे थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। इस 1/2 का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। यूनिट होगा इस मास का और स्पीड का, तो मास का केजी और स्पीड का मीटर बाय सेकेंड, और इस पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये है एनर्जी का यूनिट। तो एनर्जी का यूनिट केजी मीटर बाय, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब देखो वर्क का यूनिट, वर्क को W से डिनोट करेंगे और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इस वर्क का यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसका यूनिट मीटर। तो वर्क का यूनिट मिला केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये इसी तरह से टॉर्क का, टॉर्क का टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। यहां पे ये R लेंथ है और F फोर्स है, तो लेंथ का यूनिट मीटर और फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इस टॉर्क का यूनिट मिलेगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और बाय ये सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट और टॉर्क का यूनिट सेम है, मैच कर रहा है। तो फिर इन तीनों का डायमेंशन भी मैच करेगा जरूर। इसका डायमेंशन ml2t-2, इसका डायमेंशन भी वही होगा और इसका डायमेंशन भी वही होगा, ml2t-2। तो टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इन तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ये टाइप नीट में आ चुका है।
क्वेश्चन है, which of the following option match the dimension of solid angle? अभी 4 ऑप्शन देंगे और आपको उन चारों ऑप्शन में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करता है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेस एंड आर्क, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेन एंड आर्क, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेस एंड प्लेन एंगल, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेन एंड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपको अभी मैं बता देता हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू भी फोर्स बाय एरिया ही होता है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर है। स्ट्रेस आगे पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि ये स्ट्रेस क्या होता है और किस तरह से स्ट्रेस और प्रेशर में एक डिफरेंस होता है। यहां से हम स्ट्रेस का यूनिट लिख सकते हैं। स्ट्रेस का यूनिट, फोर्स का यूनिट केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो इसका यूनिट आएगा केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इक्वल टू, ये मान लो एक वायर है, इसका लेंथ है L, इस वायर को फोर्स लगा के खींच दिए जिससे इसका लेंथ बढ़ के हो गया L डैश। तो इस वायर में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ, ये स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में चेंज आया है, फाइनल है L डैश, इनिशियल है L, तो चेंज आएगा L डैश माइनस L और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L। तो ये है स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब यहां पे देखो, ये L डैश भी लेंथ है, L भी लेंथ है, तो लेंथ में से लेंथ को घटाएंगे तो लेंथ का यूनिट ही मिलेगा। 5 केजी में से 3 केजी को घटाएंगे तो 2 केजी ही मिलेगा। तो मीटर में से मीटर को घटाएंगे तो मीटर ही मिलेगा। तो इस डिवाइड के ऊपर का यूनिट है मीटर और डिवाइड के नीचे में भी लेंथ है, तो नीचे का यूनिट भी मीटर ही है। यहां पे अगर डायमेंशन लिखें तो ऊपर का डायमेंशन आएगा, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L और नीचे का डायमेंशन भी कैपिटल L ही आएगा। तो यहां पे देखो, यूनिट से यूनिट कट गया, डायमेंशन से डायमेंशन भी कट गया, तो ये स्ट्रेन यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। ये स्ट्रेन यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस भी है। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और ये स्ट्रेन, ये सब डायमेंशन लेस है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इस स्ट्रेन में यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। अब आप इस ऑप्शन को मैच कराएं, जो ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा वही ऑप्शन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करेगा, क्योंकि सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो यहां पे देखें, यह स्ट्रेस एंड आर्क। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन भी होगा कैपिटल M, और ये मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो L-1, और ये सेकेंड स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो T-2। तो ये स्ट्रेस डायमेंशन लेस नहीं है, और ये आर्क भी लेंथ होता है, आर्क लेंथ, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करें, स्ट्रेन
ये स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, लेकिन ये आर्क लेंथ होता है तो इसमें डायमेंशन है। तो ये सेकेंड ऑप्शन पूरी डायमेंशनलेस नहीं है। थर्ड ऑप्शन, इसमें स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस तो डायमेंशनलेस नहीं होता है, स्ट्रेस का तो डायमेंशन आएगा। प्लेन एंगल डायमेंशनलेस होता है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन पूरी डायमेंशनलेस नहीं है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन में है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। एंड प्लेन एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन पूरी डायमेंशनलेस है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच कर रहा है। ओके, इसको देखें ध्यान से और समझें। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है f बराबर ax² प्लस bx³ और 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है a/b, दूसरा ऑप्शन है b/a, तीसरा ऑप्शन है b/ax और चौथा ऑप्शन है bx/a। और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा। Which of the following option is dimensionless या यूनिटलेस। इस इक्वेशन में ये f फोर्स है, ये x लेंथ है, कहां पे लिखें, ये x लेंथ है। तो आपको पता है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका और इसका यूनिट सेम होगा और इन दोनों को जोड़ने से फोर्स मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का यूनिट वही होगा जो फोर्स का यूनिट होगा। तो फोर्स का यूनिट बराबर कर सकते हैं हम ax² के यूनिट के, और फोर्स का ही यूनिट बराबर कर सकते हैं bx³ के यूनिट के। तो a और b का यूनिट मिल जाएगा। तो इसमें पहले a और b का यूनिट निकालें। फोर्स का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बराबर कर सकते हैं ax² के यूनिट के। तो a का यूनिट नहीं पता, लेकिन ये x लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर होगा, और यहाँ पे x पे स्क्वायर है तो x² का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो a इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से a का यूनिट मिला, a बराबर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो kg बट्टा सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर यहाँ पे आएगा तो kg बट्टा मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है a का यूनिट। अब इसी तरह से b का यूनिट भी निकाल लेंगे। bx³ का यूनिट बराबर फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बराबर bx³ का यूनिट। तो b का यूनिट नहीं पता और x लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर और इसका पावर 3। तो यहाँ पे भी 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 बचेगा। तो यहाँ से b का यूनिट बराबर kg बट्टा इस सेकेंड स्क्वायर के साथ गुना में आएगा ये मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये मिला b का यूनिट। अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा। तो a का यूनिट है kg बट्टा मीटर सेकेंड स्क्वायर और b का यूनिट है kg बट्टा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो a और b का यूनिट बराबर नहीं है, तो a/b और b/a ये दोनों ऑप्शन तो यूनिट लेस नहीं होगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट पूरी नहीं कट रहा है। a और b का यूनिट बराबर है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन यूनिट लेस या डायमेंशन लेस नहीं होगा। इसको चेक करो। तो b का यूनिट बाय a का यूनिट इंटू x का यूनिट, तो b का यूनिट है kg बट्टा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, अब बट्टा
बी का यूनिट बट्टा ए का यूनिट इंटू एक्स का यूनिट। तो ए का यूनिट है केजी, अब बट्टा इस बट्टा को ऊपर में लिख देते हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी से केजी कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, एक मीटर से एक मीटर भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बाय मीटर बच गया। तो b बाय ए एक्स का यूनिट 1 बाय मीटर आया। तो इसका डायमेंशन l का पावर -1 आएगा। मतलब ये ऑप्शन भी यूनिट लेस या डायमेंशन लेस नहीं है। अब इसको चेक करें, इसको चेक करें, b का यूनिट इंटू एक्स का यूनिट बटा a का यूनिट। तो b का यूनिट है केजी बटा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और x का यूनिट मीटर, x का यूनिट मीटर, और बट्टा a का यूनिट। तो बट्टा a का यूनिट है केजी बट्टा मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी बट्टा मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इस बट्टा को यहां पे लिखते हैं ऊपर में मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो केजी से केजी कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर इंटू मीटर कट गया, और सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया। तो ऊपर नीचे पूरा पूरी यूनिट से यूनिट कट गया। तो ये क्वांटिटी यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस। डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन भी इसका कुछ नहीं बचेगा, डायमेंशन लेस। तो इन चारों ऑप्शन में यही पूछ रहा था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 4th नंबर ऑप्शन डायमेंशन लेस है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।